Hello everyone, this is Anjali and welcome to my channel Learning Pillars. And today's topic is calorimetry. जैसे कि बच्चों के मैसेज आ रहे थे मेरे पास कि इस वाले चैप्टर में ज़्यादा डाउट है, तो पहले मैंने ये चैप्टर किया है. चलो देख लेते हैं चैप्टर में है क्या. कैलोरीमेट्री शुरू होने से पहले दो चीज़ें हमें पता होनी चाहिए. एक पता होनी चाहिए हीट और दूसरा पता होना चाहिए हमको टेम्परेचर. क्योंकि ज़्यादातर लोग क्या करते हैं, दोनों को एक ही समझ लेते हैं. ठीक है, तो सबसे पहले हम देख लेते हैं टेम्परेचर. टेम्परेचर क्या होता है? टेम्परेचर एक स्केल है जिससे कि हम मेजर करते हैं हीट को. ठीक है, तो बेसिकली टेम्परेचर इज ए स्केल जिससे हम हीट को मेजर करते हैं. और हीट क्या होती है? हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो एक स्केल है और दूसरा एनर्जी है. बेसिकली हम जो ट्रांसफर होता है हमेशा हीट का ट्रांसफर होता है फ्रॉम हायर बॉडी टेम्परेचर, हायर टेम्परेचर बॉडी टू लोअर टेम्परेचर बॉडी हमेशा ट्रांसफर होता है. इसका कन्वर्स पॉसिबल नहीं है. दैट मीन्स अगर हम लोअर बॉडी टेम्परेचर बॉडी से हायर टेम्परेचर बॉडी को हीट सप्लाई करना चाहेंगे, सो दैट इज नॉट पॉसिबल. सो वो टेम्परेचर सप्लाई होता है नहीं होता है वो हमें कैसे पता चलता है? वो हमें टेम्परेचर की स्केल्स होती हैं, सेल्सियस स्केल, केल्विन स्केल, फ़ारेनहाइट स्केल. तो थर्मोमीटर से उनको मेजर किया जाता है. तो आज से हम याद रखेंगे कि टेम्परेचर जो होता है वो एक स्केल होता है, पैरामीटर होता है, और हीट जो होती है वो एनर्जी की फॉर्म होती है. इट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी. ठीक है, तो यहाँ पे कुछ इन्होंने सब्सटेंस दिए हैं जो टेबल आप देख रहे हो, टी, कॉफी, और इन्होंने बताया कि कौन हॉट होता है कौन कोल्ड होता है. तो इसमें ज़्यादा आपको डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है. अब रिलेशन बिटवीन डिग्री सेल्सियस एंड केल्विन, ये क्या है? ये टेम्परेचर की ही अलग अलग यूनिट है. टेम्परेचर को मापा जाता है केल्विन में और डिग्री सेल्सियस में. सो डिग्री सेल्सियस का थर्मोमीटर आप सबने देखा होगा. जो थर्मोमीटर होता है, अभी तो आजकल तो डिजिटल आने लगे हैं, उससे पहले आपने कांच का अगर देखा है, जब हमको फीवर वगैरह हो जाता है तो इस तरीके से एक कांच की ट्यूब सी होती है जिसमें मर्क्यूरी फिल रहता है, और उसको हम थोड़ी देर के लिए माउथ में डालते हैं. अगर फिर इसमें एक थ्रेड होता है, मेटल थ्रेड होता है, और इसका जो डिवीजन होता है वो 0 से लेकर 100 तक होता है. ठीक है, तो हम इसमें जो टेम्परेचर मेजर कर सकते हैं 0 डिग्री से लेके 100 डिग्री तक मेजर कर सकते हैं. और वो कैसे मेजर होता है? इसमें मर्क्यूरी फिल होता है. मर्क्यूरी ही क्यों फिल होता है, वाटर क्यों नहीं होता? क्योंकि मर्क्यूरी बहुत अच्छा कंडक्टर होता है हीट का. ठीक है, Hg से डिनोट करते हैं मर्क्यूरी का जो साइन होता है. वाटर इसलिए नहीं कर सकते क्योंकि वाटर होता है नॉन स्टिक. तो जब भी वाटर गर्म होगा तो उसका लेवल ऊपर तक नहीं जाएगा. ठीक है, ऑयल नहीं कर सकते क्योंकि वो भी नॉन स्टिक, ये लो डेंसिटी का होता है, इतना अच्छा टेम्परेचर का अच्छा कंडक्टर नहीं होता, हीट का अच्छा कंडक्टर नहीं होता. तो इसमें मर्क्यूरी को फिल किया जाता है, और मर्क्यूरी टेम्परेचर रेज करने पर इस मेटल स्ट्रिंग का कलर चेंज कर देती है, वाइट से ब्लैक में कन्वर्ट हो जाता है. तो अगर किसी को फीवर है, इसको माउथ में थोड़ी देर रखते हैं तो वो जहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है, थ्रेड का जो ब्लैक कलर जहाँ पे जाके स्टॉप हो जाता है, वहां से आप टेम्परेचर चेक कर सकते हैं. ठीक है, तो मेडिकल के लिए फ़ारेनहाइट में रहता है ये. नॉर्मली अगर हमको किसी केमिकल का या किसी सब्सटेंस का हमको चेक करना है तो डिग्री सेल्सियस में रहता है. और यही डिग्री सेल्सियस को हम आगे चल के केल्विन में भी कन्वर्ट कर देते हैं. अब केल्विन में और इसमें क्या रिलेशन है? केल्विन में कन्वर्ट करने की रिक्वायरमेंट क्यों हुई? क्योंकि केल्विन एक साइंटिस्ट थे और इन्होंने कहा कि -273 डिग्री पर कोई भी गैस प्रेजेंट नहीं हो सकती. ठीक है, -273 सबसे लीस्ट टेम्परेचर है जिस पर कोई अगर इन फ्यूचर कोई गैस होगी जो एग्जिस्ट कर सकती होगी. हालांकि इस टेम्परेचर से पहले पहले जितनी भी गैसेस है सारी की सारी लिक्विफाई हो जाती है. तो इसको इन्होंने कहा कि दिस इज इक्वल्स टू 0 डिग्री सेल्सियस. -273 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल्स टू 0 केल्विन. ठीक है, सो बेसिकली
अगर आप देख रहे हो यहाँ से कि जब ये टेम्परेचर सबसे लीस्ट टेम्परेचर है, बाकी जो टेम्परेचर होगा इससे बड़ा बड़ा ही होगा, यानी कि -272, -270, -100, फिर आगे प्लस में, तो केल्विन में तो कोई निगेटिव टेम्परेचर पॉसिबल ही नहीं है जिस पर कोई गैस एग्जिस्ट कर जाए। तो इसलिए इस केल्विन को क्या कहते हैं हम, एब्सोल्यूट स्केल भी कहते हैं। एब्सोल्यूट मीन्स कि इसमें वैल्यू निगेटिव नहीं होती है कभी भी। एब्सोल्यूट स्केल कभी कभी पूछ लिया जाता है व्हाट इज एब्सोल्यूट स्केल, तो केल्विन स्केल इज नोन एज एब्सोल्यूट स्केल। और 0 केल्विन इज इक्वल्स टू -273 डिग्री सेल्सियस। ठीक है जी, ओके जी। देन अगर आपको डिग्री सेल्सियस को कन्वर्ट करना हो केल्विन में तो कैसे करते हैं, ये इधर आके प्लस हो जाएगा, है ना। तो डिग्री सेल्सियस 0 डिग्री सेल्सियस इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 273 केल्विन। ठीक है, तो यहाँ पे दिया हुआ है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कन्वर्ट करना हो तो उस टेम्परेचर में हम 273 ऐड कर देते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर हमको कोई टेम्परेचर दिया है 50 डिग्री सेल्सियस, तो इसको हम क्या करेंगे, 50 डिग्री प्लस 273 इज इक्वल्स टू ये हो जाएगा 323 डिग्री केल्विन। ठीक है, और हम इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है, इतना ज्यादा इस पर फोकस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि जो न्यूमेरिकल होंगे उसमें आप टेम्परेचर हमेशा एसआई स्केल में ही करोगे। तो एसआई स्केल होती है केल्विन, डिग्री सेल्सियस इज नॉट द एसआई यूनिट। सो हमें सबसे पहले जो भी गिवन टेम्परेचर होगा वहां पे जब भी क्वेश्चन आएंगे तो आपको उस टेम्परेचर को केल्विन में ही कन्वर्ट करना होगा, उसके बाद ही क्वेश्चन आपको अटेम्प्ट करने हैं, अदरवाइज हमारा आंसर गलत आ जाता है। ठीक है, सो अगर हमको डिग्री सेल्सियस को चेंज करना है केल्विन में तो क्या करेंगे, 273 ऐड करेंगे। ठीक है, और इसी की जरूरत है, लेकिन अगर आगे इन फ्यूचर हमको केल्विन को कन्वर्ट करना हो डिग्री सेल्सियस में तो माइनस कर देते हैं। ठीक है, अब इसके बाद आ जाता है स्पेसिफिक हीट एंड स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। सो हीट तो हमने पहले ही बोल दिया था कि हीट क्या होती है, ये किसी बॉडी का हॉटनेस या कोल्डनेस होता है जो कि हमें बताता है कौन, टेम्परेचर। टेम्परेचर हम मेजर किससे करते हैं, थर्मोमीटर से। कौन से स्केल में करते हैं, केल्विन में। अभी आपको क्या याद रखना है, केल्विन में। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर। हम अपने चैप्टर में थ्रू आउट द चैप्टर जितने भी हमारे क्वेश्चन आने वाले हैं उसमें टेम्परेचर की जो स्केल होगी वो हमेशा केल्विन ही लेने वाले हैं। तो इससे बाद में अब हम जो पढ़ने वाले हैं इसमें कैलोरीमीटर, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, लेटेंट हीट कैपेसिटी और इन्हीं पर बेस्ड न्यूमेरिकल, जिसमें बहुत ज्यादा प्रॉब्लम आती है बच्चों को। तो सबसे पहले आपका है स्पेसिफिक हीट और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। स्पेसिफिक हीट होती है एस और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है सी। दोनों में कोई ज्यादा डिफरेंस नहीं है, बस अगर आप इसको एम से डिवाइड कर दो तो ये आ जाता है। ठीक है, तो सबसे पहले आप हमें समझना होगा कि स्पेसिफिक हीट क्या होती है। तो स्पेसिफिक हीट होती है जब स्पेसिफिक हीट, लेटेंट हीट, ये सारी हीट किस टाइप की हीट है, जब स्टेट चेंज होती है मैटर की। ठीक है, ये स्टेट चेंज में हमने देखा होगा कि कोई टेम्परेचर चेंज नहीं होता है। अगर आप आइस को चेंज कर रहे हो वाटर में तो थ्रू आउट जब तक पूरा आइस क्यूब मेल्ट नहीं हो जाती है, हमारे पास 20 आइस क्यूब है, तो उस ग्लास का टेम्परेचर उतना ही रहता है। ठीक है, या हम एक पैन में हमने 1 लीटर वाटर लिया और उसको हम क्या करना चाहते हैं, वेपोरेट करना चाहते हैं, स्टीम में कन्वर्ट करना चाहते हैं, तो पहले बॉईल होएगा, 100 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा उसका टेम्परेचर, आप चेक कर सकते हो। तो जब उसमें स्टीम बनना शुरू हो जाती है, अब आपने नीचे से बर्नर तो ऑन किया हुआ है, ठीक है, अब उसका टेम्परेचर रेज नहीं होगा। जब उससे भाप निकलने लगी, स्टीम बनने लगी, वेपोरेट होने लगा, तो जब तक कि वो पूरा बर्तन खाली ना हो जाए, भाप बन के पूरा पानी निकल ना जाए, तब तक उस पेन का टेम्परेचर कितना है, पेन का भी और पानी का भी कितना है, वाटर का भी 100 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब जब वो खाली हो जाएगा उसके बाद आपने देखा होगा चाय दूध जो भी होता है जलना शुरू होता है, या पानी का भी खाली हो गया तो जलना शुरू हो जाता है बर्तन। क्यों? बिकॉज आफ्टर द वेपोराइजेशन ऑफ दैट लिक्विड द टेम्परेचर ऑफ द पेन विल इंक्रीज। ठीक है, तब तक क्यों नहीं हुआ, क्योंकि स्टेट चेंज हो रही थी। किससे, कौन सी स्टेट में, लिक्विड से गैसेस स्टेट में चेंज हो रहा था, है ना। तो स्पेसिफिक हीट क्या होती है, स्पेसिफिक हीट होती है हीट रिक्वायर्ड
टू चेंज और इंक्रीज, है ना, चेंज की बजाय अच्छा वर्ड क्या रहेगा यहाँ पे, इंक्रीज, टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाई 1 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 1 डिग्री सेल्सियस कहो, 1 डिग्री केल्विन कहो, दैट डज नॉट मेक एनी डिफरेंस हियर, क्योंकि डिफरेंस तो 1 डिग्री का ही होगा ना, अगर आप केल्विन में भी कह रहे हो 274 273, ठीक है। तो बाई 1 डिग्री सेल्सियस आपने चेंज कर दिया 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर, 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम, ये थोड़ा सा यहाँ पे इंपॉर्टेंट हो जाता है, फ्रॉम कहाँ से कहाँ, क्या 0 से 1 डिग्री, क्या 1 से 2 डिग्री, या 30 से 31 डिग्री कर दिया आपने उस लिक्विड का टेम्परेचर, नहीं, कहाँ से क्या होता है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से, फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस टू 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, यानी कि हमारा जो पानी था, हमने जिस पानी को गर्म किया, उस पानी का टेम्परेचर कितना था, वो ना तो एकदम फ्रीज था, एकदम चिल्ड नहीं था, कितना था 14.5 पे, ठंडा ही रहता है वैसे, चिल्ड ही रहता है, 14.5 डिग्री सेल्सियस से आपने गर्म किया उसको 1 डिग्री, और 1 डिग्री गर्म करने के लिए कितने पानी को, सिर्फ 1 ग्राम पानी को गर्म करने के लिए जो हीट की रिक्वायरमेंट हुई, दैट इज कॉल्ड स्पेसिफिक हीट। यानी कि यहाँ पे हम जब आगे चेंज करेंगे स्टेट, तो कौन सी स्टेट में चेंज होएगा, फ्रॉम लिक्विड टू गैस, क्योंकि लिक्विड है, पानी की स्टेट कौन सी होती है, लिक्विड, अब इससे नई स्टेट कौन सी बनेगी, गैस, बिकॉज वी आर राइजिंग द टेम्परेचर हियर। ओके, सो इसी को आप स्पेसिफिक हीट कह दो, या फिर स्पेसिफिक हीट, या हीट को हम किस में मापते हैं, कैलोरी में मापते हैं, है ना, 1 कैलोरी होता है इसका अमाउंट, हमें कितना चाहिए होता है, हमें चाहिए होता है 4.2 जूल एनर्जी चाहिए होता है। ठीक है, लगभग 4.2 जूल एनर्जी चाहिए होता है 14.5 डिग्री सेल्सियस से 15.5 डिग्री सेल्सियस तक टेम्परेचर करने के लिए, कितने पानी का, 1 ग्राम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये स्पेसिफिक हीट में हम यहीं से इसको कर लेंगे कन्वर्ट। ठीक है, यहीं से समझ लेंगे हम स्पेसिफिक हीट को, ये हो गया बेसिकली, इतनी हीट चाहिए स्पेसिफिक हीट समझने के लिए, आपको ये समझना जरूरी है। अब स्पेसिफिक हीट, इसी को अगर हम m से डिवाइड कर देंगे, ठीक है, तो पहले देखेंगे कि ये हीट जो होती है, हीट रिक्वायर्ड टू इंक्रीज द टेम्परेचर बाय 1 डिग्री सेल्सियस ऑफ 1 ग्राम ऑफ वाटर फ्रॉम 14.5 डिग्री सेल्सियस से लेके 15.5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब इसको कर देते हैं इरेज। तो यहां तक आपने क्या समझा, केल्विन स्केल क्या होती है, केल्विन स्केल में हम कैसे कन्वर्ट कर सकते हैं, टेम्परेचर क्या होता है, हीट क्या होती है ना, ये सब आपने समझा, और ये बहुत जरूरी है। अब ये जो हीट है हमारी, ये जो हमारा ये है एक्टिविटी है, ये आपको क्लियर हो जाएगा कि जो हमारी हीट है वो किसके प्रोपोर्शनल होती है, किस पर डिपेंड करती है। ठीक है, अब आपने सपोज 2 बर्तन लिए और दोनों में सेम अमाउंट में आपने पानी लिया, ठीक है, और एक को आपने 5 मिनट गर्म किया और एक को आपने 10 मिनट गर्म किया। अगर आप दोनों में थर्मामीटर डालोगे तो आप देखोगे इसका टेम्परेचर कहीं ज्यादा है इसके कंपैरेटिवली, बिल्कुल 2 गुना मिलेगा। क्यों, क्योंकि मैंने टाइम डबल कर दिया, इसमें ज्यादा देर तक गर्म किया, होता भी यही है। तो यहां से आपको पता चला कि ये जो हीट है वो प्रोपोर्शनल किसके हो गई, टी के, टेम्परेचर के या टाइम के। ये टेम्परेचर वाला नहीं है, टेम्परेचर वाले टी को हम कैपिटल टी से करेंगे, ये हुआ टाइम के, किसके हुआ, टाइम के। ठीक है, या फिर टाइम गिवन नहीं हुआ वहां पे, टेम्परेचर भी कह सकते हो कि भाई मैंने इसका 10 मिनट किया तो मैंने ज्यादा हीट सप्लाई करी होगी, है ना, ज्यादा हीट सप्लाई करी होगी क्योंकि इसमें 10 मिनट दिए मैंने, इसमें 5 मिनट दिए, इसमें तो आपने गैस सिर्फ 5 मिनट चलाई है, इसमें गैस आपने 10 मिनट चलाई है। तो आप ये कह सकते हो यहीं से, क्योंकि हम जो क्वेश्चन करेंगे, हमारे क्वेश्चन में क्यू, मास और टेम्परेचर, ठीक है, टेम्परेचर, तो हुआ तो ये कि जितने ज्यादा टाइम हमने चलाया गैस को उतना ज्यादा टेम्परेचर हो गया। तो बेसिकली टाइम
का रिलेशन किससे है? टाइम का रिलेशन है टेम्परेचर से, कि ज्यादा टाइम अगर हम दे रहे हैं दैट मीन्स हम उसका टेम्परेचर ज्यादा इंक्रीज कर रहे हैं, तो उसमें ज्यादा हीट जा रही है। तो क्या आप ये नहीं कह सकते कि Q इज प्रोपोर्शनल टू T? T मीन्स यहाँ पे टेम्परेचर, कैपिटल T, ठीक है। अब अगर आप इसी अमाउंट को बढ़ा दो, यहाँ पे अमाउंट आपने रखा कम और यहाँ पे आपने जस्ट कर दिया डबल, तो टेम्परेचर अगर आप चलो यहाँ पे इक्वल करना चाहते हो तो क्या इसमें ज्यादा टाइम नहीं, ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा ना, ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, दैट मीन्स आपको इसे ज्यादा हीट देनी पड़ेगी। तो यहाँ से Q प्रोपोर्शनल किसके हो गया? मास के, कि भाई जिसका ज्यादा मास है तो उसको ज्यादा देर तक गर्म करना पड़ेगा, ज्यादा हीट देनी पड़ेगी, ठीक है। ओके जी, तो क्या दोनों को आप हम कंबाइंड लिख सकते हैं? बिल्कुल लिख सकते हैं। दोनों को कंबाइंड आप करके कैसे लिख सकते हो? दैट इज Q इज प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T, या T डेल्टा T का मतलब है जितना आपने टेम्परेचर में चेंज किया है। अब जरूरी नहीं है ना कि इनिशियली टेम्परेचर 0 ही हो, कुछ भी हो सकता है। तो इज प्रोपोर्शनल टू डेल्टा T, तुम्हारी बुक में डेल्टा थीटा भी है टेम्परेचर के लिए, तो यहाँ पे आप डेल्टा थीटा लिखो या डेल्टा टी लिखो, वो आपकी चॉइस है, ठीक है। तो H यहाँ से बेसिकली या Q यहाँ से, Q भी हीट होती है और H भी हीट होती है, इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू M डेल्टा T। मैं डेल्टा T करने वाली हूँ, थीटा नहीं, ठीक है। तो एक यहाँ पे जब आप कभी प्रोपोर्शनैलिटी देखते हो तो उस प्रोपोर्शनैलिटी को हटाने के लिए हमेशा एक कांस्टेंट आता है, तो कांस्टेंट जब आ जाएगा तो Q इज इक्वल टू हो जाएगा MC डेल्टा T। अब हम आ गए अपने स्पेसिफिक हीट, ये क्या हो गया? स्पेसिफिक हीट, ठीक है जी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, सी कहते हैं हम जिसको, है ना। स्पेसिफिक हीट को स्मॉल एस कहते हैं और स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी को सी कहते हैं, क्योंकि ये एम यहाँ पे मैंने कहा था कि अगर हम इसको पर यूनिट मास करने लगे तो उसको सी कहते हैं, तो ये क्यों इधर इसमें चला जाएगा, आप सी की वैल्यू निकाल सकते हो यहाँ से। सी कितना हो जाएगा? एच, यहाँ पे है आपका एच अपॉन एम डेल्टा थीटा, क्योंकि उन्होंने हीट को एच से किया, या फिर आप इसको किसी किसी बुक में एच अपॉन एम डेल्टा टी भी होता है, और एच अपॉन ये थीटा अपॉन एम डेल्टा टी, या फिर एच अपॉन एम डेल्टा थीटा। थीटा मतलब यहाँ पे टेम्परेचर है, ठीक है। तो आप लोग जिसमें भी कन्वीनियंट रहो आप वो सिंबल यूज कर सकते हो, ये भी टेम्परेचर है, बात एक ही है ना, सिर्फ सिंबल चेंज हो जाते हैं अकॉर्डिंग टू द पब्लिकेशन। अब यहाँ से इसकी एसआई यूनिट क्या होगी? हीट या थीटा दोनों ही क्या है? हीट एनर्जी है, जिसको हम किसमें कन्वर्ट कर किसमें मेजर करते हैं? जूल में। जूल पर केजी पर डिग्री सेल्सियस या फिर पर केल्विन, क्या होना चाहिए? केल्विन, क्योंकि हम क्या करते हैं? एसआई यूनिट हमेशा केल्विन ही कंसीडर करते हैं। तो कभी कभी हमसे पूछ लेते हैं कि क्या क्या डिफरेंस है हीट में और टेम्परेचर में, तो हम वहां से क्या बोलेंगे कि हीट क्या होती है, जो अभी तक हम डिस्कस करके आए, हीट इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी, टेम्परेचर इज अ पैरामीटर विच टेल अस अबाउट द हॉटनेस और कोल्डनेस ऑफ अ बॉडी। द एसआई यूनिट ऑफ हीट इज जूल, और टेम्परेचर तो स्केल है इसकी, क्या होती है? जूल होती है, और टेम्परेचर एक स्केल है जिसको हम किस में मापते हैं? या तो हम डिग्री सेल्सियस में मापते हैं, या तो केल्विन में मापते हैं, या फिर फ़ारेनहाइट में मापते हैं। तो हम बोलेंगे केल्विन, बिकॉज केल्विन क्या होती है? एसआई यूनिट होती है। केल्विन इज द एसआई यूनिट ऑफ टेम्परेचर, ठीक है। अब जरूरी नहीं है अगर दो बॉडी का टेम्परेचर सेम है, जैसे हम पीछे वाला क्वेश्चन था, मैंने आपको ये वाला बताया था कि मैं इसमें अगर टेम्परेचर सेम करूं, नहीं ये तो सेम अमाउंट हो गया बच्चों, ये वाला, ये आधा है, ये जस्ट इसका डबल है, तो क्या यहाँ पे दोनों की हीट इक्वल है? हीट कैपेसिटी नहीं, हीट क्या दोनों की यहाँ पे इक्वल है? आंसर इज नो। वाइल द टेम्परेचर इज सेम, सपोज इसका भी T 30 डिग्री है और इसका भी T 30 डिग्री है ना, लेकिन दोनों को हीट सप्लाई आपने अलग अलग किया होगा, क्योंकि इसमें तो 100 ml है और इसमें कितना है? 200 ml है। तो एक डिफरेंस ये भी हो जाता है, if the temperature of two bodies are same that doesn't mean that the heat capacity or simply heat, ठीक है, और simply heat energy
ऑफ द ऑब्जेक्ट्स आर ऑल्सो सेम। हीट अलग अलग हो सकती है क्योंकि मास पे भी तो डिपेंड करता है कि मास कितना है, ठीक है। तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। तो यहां से आपने एक फॉर्मूला सीखा, Q इज इक्वल्स टू एम सी डेल्टा टी, ठीक है। और सी आपको हर क्वेश्चन में गिवन होगा, अगर फाइंड आउट करना है आपको तो बाकी चीजें गिवन होगी, इसी से हम करेंगे आगे, ठीक है भाई। अब ये सीजीएस सिस्टम और एसआई सिस्टम दोनों देख लेते हैं, क्योंकि मैंने कहा था जूल, तो जूल क्या होता है, न्यूटन मीटर होता है। अब अगर सीजीएस करोगे तो न्यूटन की जगह आ जाएगा डाइन, और इसकी मीटर की जगह आ जाएगा सेंटीमीटर। तो बेसिकली ये तो जूल की जगह हो गया, पर एम था, मास था, पर मास एंड डिग्री सेल्सियस यूनिट हो गई किसकी, टेम्परेचर की। या फिर आप केल्विन भी लिख सकते थे, किसमें, एसआई सिस्टम में, ठीक है। तो ये हो जाएगा 9 सेंटीमीटर पर ग्राम पर डिग्री सेल्सियस। और कितना चाहिए होता है 1 ग्राम ऑफ वाटर को, हम ये पढ़ के आए हैं 4.2 डिग्री चाहिए होता है 1 डिग्री रेज करने के लिए। वाटर हैज द हाईएस्ट हीट कैपेसिटी 4 जूल पर डिग्री पर सेल्सियस। इन अदर वर्ड every 1 gram of water will absorb 4 joule of energy when its temperature rises by 1 degree Celsius, ठीक है। अब मेजरमेंट ऑफ स्पेसिफिक हीट, यहाँ पे किस तरीके से हम निकालते हैं दो कंपोनेंट का, अगर हम मिक्स कर रहे हैं किसी उसमें, जैसे मिक्सिंग मेथड एंड कैलोरीमीटर। इन दिस मेथड हॉट ऑब्जेक्ट कुछ नहीं है, इन दिस मेथड कैलोरीमीटर एक बर्तन होता है, अंदर से ब्रास का होता है, इस तरीके के सब्सटेंस का होता है कि उसमें हीट लॉस कम से कम हो, ठीक है। और यहाँ पे किसी भी नॉन कंडक्टिंग सब्सटेंस से कोट किया होगा, ठीक है। तो बेसिकली आप अपने आप भी बना सकते हो, कोई भी है, चाहे आप सपोज स्टील के ले रहे हो, स्टील लेकिन अच्छा वो नहीं माना जाता क्योंकि उसमें टेम्परेचर लॉस जल्दी हो जाता है, ठीक है। तो आप किसी भी सब्सटेंस से बाहर से उसको कोट कर दो जो कि बैड कंडक्टर हो या फिर इंसुलेटर हो, ताकि ये सिस्टम को ना दे पाए, अपने सराउंडिंग को ना दे पाए। अगर सपोज इसमें कोई भी पानी है, ठीक है, पानी है, कोई भी लिक्विड है, अब आपने इसमें जलता हुआ कोयला डाल दिया या कुछ भी कोई गर्म चीज डाल दी, और एक स्टीरर है, क्योंकि जहां पे डालोगे तो यहीं यहीं से गर्म होगा ना सबसे पहले। तो स्टीरर होना क्यों जरूरी है, ताकि इवनली एक ही टेम्परेचर आ जाए, है ना। तो ये तो ठंडा हो जाएगा, जो जलता कोयला आपने इसमें डाला वो क्या हो जाएगा, वो ठंडा हो जाएगा, सॉलिड ऑब्जेक्ट है, तो इसका क्या होगा, हीट लॉस होगा, है ना। अब ये जो स्टीरर है या बर्तन है, कैलोरीमीटर है, जिस बर्तन में हम कर रहे हैं उसको हम क्या कहते हैं, कैलोरीमीटर, क्योंकि वो हीट माप रहा है। इस पानी का टेम्परेचर बढ़ गया, इस स्टीरर का टेम्परेचर भी तो बढ़ेगा, ये भी तो किसी सब्सटेंस का ही होगा, ये भी तो हीट लेगा, और ये बर्तन का। तो हीट गेन बाय वाटर इन कैलोरीमीटर एंड हीट गेन बाय कैलोरीमीटर। कैलोरीमीटर मतलब ये सब्सटेंस, यानी कि यहाँ पे स्टीरर घुमाने वाले का कोई काम नहीं है, ठीक है। तो ऐसे यूं ही उसको जैसे हाथ में पकड़ के ग्लास को ऐसे थोड़ा सा मिक्स कर देते ना, गोल गोल घुमा देते, तो ऐसे क्या है, अगर स्टीरर होगा कि क्वेश्चंस में ध्यान रखना, तो आप स्टीरर के टेम्परेचर को भी कंसीडर करोगे, फिर यहाँ पे एक और हीट आ जाएगी, ठीक है। सो इससे नेक्स्ट है फिर हीट लॉस बाय सॉलिड ऑब्जेक्ट इज इक्वल्स टू ही मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट, क्योंकि कितना बड़ा आपने पीस इसमें डाला है उस पर डिपेंड करता है ना। जितना बड़ा सब्सटेंस होगा उतना ज्यादा उसका हीट लॉस होगा और उतना ज्यादा हीट गेन होगा इस लिक्विड का। तो मास ऑफ द सॉलिड ऑब्जेक्ट हम तो अभी किसके लिए कंसीडर कर रहे हैं, इसके लिए, है ना, सिर्फ सॉलिड के लिए, ये सॉलिड सब्सटेंस है यहाँ पे। मास ऑफ सॉलिड ऑब्जेक्ट प्लस ये इसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी कैसी है, अगर ये मेटल का हो तो धीरे धीरे करेगा, है ना। डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर, कितना टेम्परेचर लॉस हुआ है, अगर तुमने गर्म पानी में डाल दिया तो वो उतना ठंडा नहीं होगा, ठीक है। तो डिपेंड करता है टेम्परेचर लॉस, यानी कि टेम्परेचर डिफरेंस कितना था, जितना ज्यादा टेम्परेचर डिफरेंस होगा उतना ज्यादा टेम्परेचर यहाँ पे लॉस हो जाएगा उसका, है ना। अगर बिल्कुल चिल्ड पानी में डालोगे तुरंत ठंडा हो जाएगा, क्यों, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा था, इसका बहुत कम था, बहुत अच्छे से फ्लो होगा। तो डिक्रीज इन इट्स टेम्परेचर। हीट गेन बाय वाटर क्या हो जाएगा, कितना मास है, अगर थोड़ा सा ही पानी होता और इसमें आपने डाल दिया, यहाँ पे डाल दिया, तो और ज्यादा टेम्परेचर बढ़ जाएगा, फिर इसका गर्म हो जाएगा। सो मास ऑफ वाटर, स्पेसिफिक हीट वाटर की या लिक्विड की एंड इंक्रीज इन टेम्परेचर, इसका तो बढ़ेगा। हीट गेन इन कैलोरीमीटर सेम सब mc डेल्टा टी, सेम उसी फॉर्मूले से।
तो यहाँ पे कौन सा फॉर्मूला लगाया, Q इज इक्वल टू दिस प्लस दिस, यहाँ पे लगाया हीट लॉस, जिसको हम कहते हैं प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमीटर। हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है भाई, सॉलिड ने जितना हीट लॉस किया, अगर आपको ये समझ आ गया तो पूरा चैप्टर आपको बड़ी आसानी से हो जाएगा। एक ही प्रिंसिपल है, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ठीक है, तो ये आपका फॉर्मूला आ गया। अब ये Q2 क्या था, Q2 तो था जिस पानी में तुमने डाला उस लिक्विड की हीट गेन कितनी हुई, और जिस बर्तन में वो पानी है, पानी खुले में थोड़ी ना है, किसी बर्तन में ही तो रखोगे, तो उस बर्तन का भी तो गर्म हो जाता है। सपोज हम दूध पीते हैं शाम में या चाय पीते हैं, तो उस जिसमें वेसल में आप डाल रहे हो उसका टेम्परेचर भी तो राइज हो जाता है। ठीक है, तो उस बर्तन का और उस लिक्विड का। ठीक है, ये हो गया आपके पास। अब हीट कैपेसिटी, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी सेम ही है पीछे से जो हम करके आए हैं। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी या हीट कैपेसिटी, अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी सप्लाइड अपॉन राइज इन टेम्परेचर पर 1 डिग्री सेल्सियस को, जो हम पीछे पढ़ के आए थे ना सबसे शुरुआत में डेफिनेशन, उसी को रिपीट किया है। कौन सा, ये वाला हमने यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिखी थी कि हीट कैपेसिटी या हीट किसको कहते हैं। 1 डिग्री टेम्परेचर बढ़ाने के लिए 1 ग्राम ऑफ वाटर का 14.5 डिग्री टू 15.5 डिग्री करने के लिए जो हम हीट सप्लाई करते हैं, जो कि कितना होता है, वाटर का सबसे ज्यादा होता है 4.2 जूल चाहिए होता है। ठीक है जी, तो कुछ नहीं, आपको इसमें कुछ भी याद नहीं रखना है। एक आपको याद रखनी है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की डेफिनेशन, एंड दूसरा आपको याद रखना है प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री, जो कि हम कर चुके हैं, हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन। ओके जी, कंस्ट्रक्शन ऑफ ए कैलोरीमीटर आता नहीं है बहुत ज्यादा, लेकिन समझने के लिए बता देते हैं क्या होता है, क्योंकि बच्चों को बहुत रहता है कि कैसे मापी जाती है, कौन सा वो रहता है। तो एक मेटालिक, मैंने कहा था कि मेटालिक का होता है जो अच्छा कंडक्टर होगा, बाहर से उसको कोट कर देंगे किसी। इट कंसिस्ट ऑफ ए मेटालिक वेसल एंड स्टीरर, स्टीरर घुमाने के लिए जिसकी बात करी थी हमने, है ना। और एल्यूमिनियम का या कॉपर का रहता है, और इसको देखो बाहर से किसी उससे कोट नहीं करा है, इन्होंने वुड के उसमें रख दिया इसको, है ना। ये बाहर जो है वुड के उसमें रख दिया है, क्यों, क्योंकि वुड इंसुलेटर होता है, तो टेम्परेचर लॉस यहाँ पे नहीं होगा ज्यादा। आउटर वुडन जैकेट एक्ट एज ए हीट शील्ड, ताकि हीट वो बाहर ना जा पाए, अंदर ही रहे। ठीक है जी। द अदर जैकेट हैज एन ओपनिंग थ्रू विच अ मर्क्यूरी थर्मोमीटर इज इंसर्टेड इनटू द कैलोरीमीटर। आउटर जैकेट जो होती है उसमें क्या रहती है, एक ओपनिंग रहती है जहां से कि आप कैलोरीमीटर को रख सकते हो। भाई ये वुडन जैकेट होती है, ये पूरा बंद होता है ऊपर से ना, ये पूरा यहाँ से रहता होगा जहां पे आप टेम्परेचर रख सकते हो, कुछ इस तरीके से। कंसीडर कैलोरीमीटर ऑफ नॉन वाटर इक्विवेलेंट, कुछ नहीं करना है, ये पूरा वही है हीट लॉस हीट गेन करने वाला। ये अलग अलग चीजें दी गई हैं इसमें। यहाँ पे भी कौन सा फॉर्मूला लगा है, MC डेल्टा T इज इक्वल टू MC डेल्टा T। अलग अलग इसके लिए अब बोलेंगे यहाँ पे तो C है ही नहीं गई, तो W वेट आ गया इसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, या C हो सकता है इसका 1 हो, कुछ भी देख लेते हैं क्वेश्चन में क्या है। M1 जो है इसमें पानी है कैलोरीमीटर में, उसका मास है। T1 इनिशियल टेम्परेचर है कि बर्तन में पहले से पानी भरा हुआ है, और इसका टेम्परेचर कितना है, T1 है। इसका मास कितना है, M1 है। अब इसमें कुछ डालेंगे हम ताकि इसका टेम्परेचर चेंज हो जाए। M2 कोई सब्सटेंस है जो इसमें डाल रहे हो आप, ठीक है। S स्पेसिफिक हीट ऑफ सब्सटेंस है, S है स्पेसिफिक हीट सब्सटेंस की। ओके जी, S यहाँ पे यानी कि ये सब्सटेंस का हो रहा है इधर। T2 टेम्परेचर है सब्सटेंस का। T कॉमन टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर। ये बोलोगे ये कॉमन टेम्परेचर कहाँ से आया, कॉमन टेम्परेचर होता है जब आपने इस लिक्विड में कोई गर्म चीज डाली है। अब इसका तो टेम्परेचर बहुत ज्यादा था, सपोज इसका टेम्परेचर है 150 डिग्री, इसका है 40 डिग्री। अब पता नहीं मिक्सचर का कितना होगा, डिपेंड करता है इनकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी पे, इनके मास पे। तो दोनों ये धीरे धीरे ठंडा होता जाएगा, धीरे धीरे गर्म होता जाएगा, लिक्विड गर्म होता जाएगा और सॉलिड ठंडा होता जाएगा। 150 है, 1.50 नहीं है, ठीक है। तो सपोज ये 95 पे आके रुक गया, है ना। तो 95 पे इसका भी 95 हो गया, इसका भी 95 हो गया, तो वो T वो टेम्परेचर है जिसपे हीट एक्सचेंज होना बंद हो जाती है। मिक्सचर का टेम्परेचर है, दोनों का टेम्परेचर इक्वल हो गया, ठीक है।
तो ये टी हो गया मिक्सचर का, तो हीट लॉस इसका कितना हो जाएगा, T1 माइनस टी। भाई इसका तो कम, मिक्सचर का तो कम है ना इसके कंपैरेटिवली, ये तो बहुत जल्द तक हुआ आपने इसमें डाला था। और इसका हीट गेन कितना हो जाएगा, टी माइनस T1, और इसका T2 माइनस, इसका T2 है, T2 माइनस टी। हीट गेन बाय वाटर इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, हीट लॉस बाय सॉलिड। तो हीट गेन बाय वाटर ये है, इज इक्वल टू हीट लॉस बाय सॉलिड, एस एम डेल्टा टी। इसका सी इन्होंने दिया नहीं है, यहाँ पे सी होना चाहिए, यहाँ पे भी ना वाटर का क्या होना चाहिए, सी, एम सी डेल्टा टी। ठीक है, यहाँ पे सी दिया नहीं है, एम सी लगा हुआ यहाँ पे, और सॉलिड के लिए इन्होंने एस सी को एस से रिप्लेस कर दिया। ठीक है, एम क्या होगा यहाँ पे, एम आपका क्या है, स्टीरर का इनका सबका मास होगा, एम प्लस डब्ल्यू। डब्ल्यू है वाटर इक्विवेलेंट ऑफ कैलोरीमीटर एंड स्टीरर। ठीक है भाई, क्योंकि ये जो बर्तन है स्टीरर है, वो भी तो टेम्परेचर ले रहे हैं ना इससे, वो भी तो टेम्परेचर ले रहे हैं, तो उनका टेम्परेचर का लिया हुआ है इन्होंने, टेम्परेचर का नहीं सॉरी, उन दोनों का मास लिया हुआ है, स्टीरर का और जो कैलोरीमीटर है जो बर्तन है उसका। तो उनका वजन इन्होंने कैसे मापा है, जैसे पानी से माप दें, या उनको अगर आप किसी खाली, आपको अगर आर्किमिडीज प्रिंसिपल आता हो, तो अगर आप किसी भी चीज को इमर्स करते हो दूसरी चीज में, तो उसका वेट किसके इक्वल होता है, डिस्प्लेस्ड वाटर के इक्वल होता है। तो उन्होंने उतना ही पानी ले लिया उनके वजन के बराबर। किसके वजन के बराबर, कैलोरीमीटर और स्टीरर। ठीक है, तो ये W है, और M1 क्या है, जो जितने पानी, भाई पानी भी तो है ना इसमें अंदर, पानी ये भी तो है। W क्या है, W इन दोनों का मास है, इन दोनों का वेट है बेसिकली ये। नेक्स्ट, चेंज इन स्टेट, बड़ा आसान है चेंज इन स्टेट। सॉलिड से लिक्विड में जब चेंज होता है तो मेल्टिंग कहते हैं उस प्रोसेस को, अगर उल्टा हो जाए तो फ्रीजिंग कहते हैं। और जब मेल्टिंग होती है तो यहाँ पे कौन सी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है, लेटेंट होती है, जो कि हम आगे पढ़ेंगे। फिर लिक्विड से गैस में जब कन्वर्ट होता है, वेपोराइजेशन होता है। अगर गैस से जम जाए, गैस से लिक्विड में हो जाए, जमना नहीं है, गैस से लिक्विफाई हो जाए, उसको कंडेंसेशन कहते हैं। और वेपोराइजेशन में कौन सी स्पेसिफिक हीट होती है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी होती है जिसको हम कहते हैं लेटेंट, हम अभी आगे पढ़ेंगे। सो दीज आर द चेंज ऑफ स्टेट, और हम ये पहले भी जानते हैं चेंज ऑफ स्टेट, आई थिंक ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है। क्यों होते हैं, क्योंकि पार्टिकल्स के बीच की डिस्टेंस चेंज हो जाती है। तो यहाँ से क्वेश्चन भी आता है कि जब स्टेट चेंज होती है, टेम्परेचर चेंज क्यों नहीं होता, थ्रू आउट द चेंज इन स्टेट ऑफ द होल सब्सटेंस देयर does not make any difference in the body temperature. Why it is so? Because जो भी वहां पे एनर्जी आप दे रहे हो या हीट एनर्जी आप ट्रांसफर कर रहे हो, वो ओवरकम करने में ही एक्सपेंड हो जाती है। किसको ओवरकम करने में, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, द अट्रैक्शन फोर्स बिटवीन द पार्टिकल्स, उसी को ओवरकम करने के लिए वो एनर्जी वहां पे खर्च हो जाती है। तो जब भी स्टेट चेंज होता है, पूरी स्टेट चेंज होने के लिए, फुल मास की स्टेट चेंज होने के लिए कोई टेम्परेचर डिफरेंस नहीं आता है। यानी कि अगर मेरे पास 10 किलो आइस है, ठीक है, तो जब तक कि वो 10 किलो आइस पूरी की पूरी पानी नहीं बन जाएगी, भाई ऐसा होगा ना, इसमें बड़े से ड्रम में डाल दिया तो नीचे पानी होना शुरू हो गया है ना, अभी उसमें आइस क्यूब पूरा ऊपर बड़ा सा जो बचा है वो ऐसे ही है, तो इसका और इसका टेम्परेचर बराबर रहेगा जब तक ये पूरी की पूरी पिघल ना जाए। क्यों, क्योंकि अभी ये जो अपने आसपास के सराउंडिंग से आप देखोगे, इसके आसपास की जमीन, इसके आसपास इसका ये वाला, ये जो है क्या बोलते हैं इसको, सरफेस बोल सकते हो आप, है ना, ये जो सरफेस है जिस टैंक में आपने पोर किया है ये, उसका टेम्परेचर, वो सब क्या होता है, कम होता है, एकदम चिल रहता है, 0 डिग्री सेल्सियस। सब कितना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, कब तक, जब तक ये पूरा पिघल ना जाए। तो ऐसा नहीं होगा कि ये तो 0 डिग्री सेल्सियस है लेकिन ये तो बहुत पहले पिघल चुका था तो ये गर्म होना शुरू हो गया, भाई गर्मी बहुत है और इसका 5 डिग्री सेल्सियस होगा, ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, तो पूरे का कितना बना रहेगा, 0 डिग्री सेल्सियस। तो ये यहाँ पे देखो ग्राफ से भी आपको है क्लियर, हीटिंग कर्व दिया हुआ है आइस का जब मेल्ट हो रहा है,
तो देखो 120 सेकंड तक वो पूरा मेल्ट हुआ है, तो आइस प्लस वाटर मिक्स की फॉर्म बनी रही, तब तक कोई टेम्परेचर राइज नहीं हुआ। कितना है पूरे उसका टेम्परेचर? 0 डिग्री। और फिर वाटर का टेम्परेचर रेज हो रहा है, फिर वो गर्म हो गया पानी। अब इफेक्ट ऑफ प्रेशर आता है। वैसे तो हम क्या देते हैं, इफेक्ट ऑफ प्रेशर होता है कि भाई अगर हम प्रेशर बढ़ा देते हैं तो जो मेल्टिंग होता है उसका मेल्टिंग टेम्परेचर कम हो जाता है। ऐसा जरूरी नहीं है, डिपेंड करता है कि जो सब्सटेंस है अगर आप उस पर प्रेशर बढ़ा रहे हो तो वो सिकुड़ रहा है, कॉन्ट्रैक्ट हो रहा है, या वो एक्सपेंड हो रहा है। अगर आप किसी चीज को प्रेशराइज करते हो, जैसे लेड है, अगर हम लेड को प्रेशराइज करते हैं या वैक्स को, तो सभी जानते हैं वैक्स को प्रेशराइज करते हैं तो वो फैल जाता है। जैसे जेली को प्रेशराइज करेंगे तो वो फैल जाएगा, है ना। तो वहां पे अगर आप प्रेशर बढ़ा रहे हो तो उसका मेल्टिंग पॉइंट भी बढ़ता है, ठीक है। ऐसा जरूरी नहीं है कि प्रेशर बढ़ाने पर हमेशा मेल्टिंग पॉइंट डिक्रीज होता हो, ये डिपेंड करता है किस पर? नेचर पर। लेकिन जैसे पानी है, वो आइस है, आइस को अगर आप दोनों हाथों के बीच में एकदम प्रेस कर दो तो आपने देखा होगा हाथ पे पसीना सा आ जाता है, और जब आप छोड़ दोगे फिर उसका साइज इतना ही हो जाता है। तो आइस पर प्रेशर बढ़ाने पर क्या होता है, आइस पर प्रेशर बढ़ाने पर उसका मेल्टिंग पॉइंट कम हो जाता है, 0 डिग्री से नीचे ही वो पिघल जाता है, ठीक है। और जब हटा लोगे तो फिर से वापस से वो आइस बन जाता है, चिपक जाता है हमारे हाथ में ना। अगर आप आइस, ये एक्सपेरिमेंट आप खुद भी कर सकते हो, आप बिल्कुल दोनों हाथों से दबा दो आइस क्यूब को, और जब उसको छुटाने की कोशिश करोगे ऐसा लगेगा तुम्हारी स्किन निकल जाएगी। क्यों? क्योंकि जब आपने उसको दबाया तो प्रेशर बढ़ा दिया, तो 0 डिग्री से नहीं, वो मेल्ट हो गया, पानी बन गया वो, है ना, पानी बन गया। लेकिन जब आप उसको छोड़ोगे, रिलीज करोगे, तो फिर से प्रेशर डाल, अब वो जो हमारी स्किन में वो पानी जा चुका है, वेट हो चुकी है हमारी स्किन, वो फिर से क्या बन गया? आइस बन गया। तो वो चिपक से जाता है, हमारी स्किन क्या हो जाता है? चिपक से जाती है। आप कभी चाहो तो घर पे कर सकते हो उसको। अब लेटेंट हीट यहीं से आ गई कि आइस ने पानी में कन्वर्ट होने के लिए, वाटर की फॉर्म में कन्वर्ट होने के लिए अपने आसपास से, अपने सराउंडिंग से जो हीट ली है वो क्या हो गई? लेटेंट हीट हो गई, है ना। और क्योंकि टेम्परेचर तो चेंज होता नहीं है, तो इसलिए इसको क्या कहते हैं? लेटेंट, मतलब छुपी हुई। स्पेसिफिक लेटेंट हीट क्या हो जाएगी जब आप मास से डिवाइड कर दोगे, है ना, H/m, यूनिट जूल पर केजी। डू यू नो, कुछ भी जरूरत नहीं है डू यू नो में करने की। ये है कि आइस का कितना होता है, 1 किलोग्राम आइस को अगर हम 0 डिग्री सेल्सियस पर मेल्ट करते हैं तो कितनी एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है? 334 किलो जूल की रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है। सो ये काफी ज्यादा है, 334, लेकिन वाटर से काफी कम है। वाटर की कितनी थी? उसकी तो 4200 किलो जूल थी। अब बोलूंगी मैम आपने तो 4.2 बोली थी, लेकिन वो था भी तो 1 ग्राम ऑफ वाटर का, यहाँ पे केजी की बात हो रही है। अगर हम 1 किलोग्राम ऑफ वाटर को गर्म करेंगे तो 4200 किलो जूल हो जाएगी। ओके जी। नेचुरल कंसिक्वेंस ऑफ हाई स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन ऑफ आइस। फ्यूजन का मतलब होता है मेल्ट होना। स्नो ऑन हाई माउंटेन डज नॉट मेल्ट ऑल एट वंस। एक बारगी में नहीं होती है। क्यों? क्योंकि एक बारगी में होने के लिए बहुत ज्यादा हीट की रिक्वायरमेंट होती है, स्पेसिफिक लेटेंट हीट की रिक्वायरमेंट होती है, तो उतनी मिल नहीं पाती है, तो इसलिए नहीं हो पाती है मेल्ट, ठीक है। ये सारी चीजें हैं इसमें। यहाँ पे ये भी ग्राफ आ गया, हीटिंग कर्व ऑफ वाटर। सो ये इतने ज्यादा कुछ है नहीं। अब आ जाओ सीधा क्वेश्चन पर। अच्छा, ये जरूर पढ़ लेना, इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग। जैसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन मेल्टिंग आ जाता है, ऐसे इफेक्ट ऑफ प्रेशर ऑन बॉइलिंग आ जाता है। अब प्रेशर में क्या था? प्रेशर बढ़ाने पर मेल्टिंग कम हो रहा था, किसका? आइस का। यहाँ पे उल्टा होता है, यहाँ पे बॉइलिंग बढ़ जाता है। अगर आप प्रेशर बढ़ा दोगे, अगर आप बर्तन को ढक दोगे तो उसका बॉइलिंग बढ़ जाए। द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ लिक्विड इंक्रीजेज विद इंक्रीज इन प्रेशर एंड डिक्रीज विद डिक्रीज इन प्रेशर, ठीक है जी। रेगुलेशन क्या होता है? ये जो हमने बोला था ना अभी कि दोनों पाम के बीच में अगर आप आइस का वो कर दो तो वो रेगुलेशन होता है। आइस को अगर आप प्रेशराइज कर दो तो मेल्ट हो जाती है, फिर अगर आप हटा दो तो दोबारा से वो वापस में आइस में कन्वर्ट हो जाती है ना। तो
ये आपको आई थिंक समझ में आ गया होगा। इस चैप्टर में और कुछ भी नहीं है, सिर्फ आपको जो यहाँ तक याद रखना है क्या क्या है, वो है हीट और टेम्परेचर के बीच में डिफरेंस। टेम्परेचर की स्केल क्वेश्चन करते हुए हम किस में कन्वर्ट करेंगे, हमेशा कन्वर्ट करेंगे केल्विन में, ठीक है जी। और फिर उसके बाद में था स्पेसिफिक हीट, फिर स्पेसिफिक हीट के बाद में स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी। अब दोनों के बीच में डिफरेंस है। स्पेसिफिक हीट अगर आपको बोलते हैं तो स्पेसिफिक हीट हो जाती है वहां पे H, जिसको कहते हैं mc डेल्टा T, और अगर आपसे स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात करते हैं तो वो H/m हो जाता है, ठीक है। तो उसमें यूनिट में भी फिर चेंज आ जाता है, डेफिनेशंस में ही आएगा, बाकी क्वेश्चन में नहीं। तो क्वेश्चन देख लेते हैं। क्वेश्चन क्या है हमारा पहला, फाइंड द टाइम टेकन बाय 500 watt heater to raise the temperature of 50 gram of material of specific heat capacity 960 joule per kg per Kelvin from 180 या 18 डिग्री, 18 है ये डिग्री, ये थोड़ा सा ऐसे ही होता है इसमें, 18 डिग्री सेल्सियस टू 38 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। ये जो है assume that all heat energy supplied by the heater is given to the material, क्योंकि बीच में ना सराउंडिंग में चला जाता है, बट हम क्वेश्चन में कहीं भी इस्तेमाल नहीं करेंगे। assume हमेशा यही होता है कि जिसने हीट दिया वो मटेरियल को सीधा सप्लाई हो गई, है ना। हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, इस तरीके से आप करोगे। तो यहाँ पे तो हीट लॉस हीट गेन है ही नहीं, यहाँ पे तो आप हीटर से कर रहे हो किसी को, तो यहाँ पे तो हम हीट सप्लाई कर रहे हैं बेसिकली, है ना। तो हीट क्या होता है, डेल क्यू या फिर एच, जो हम पढ़ के आए थे mc डेल्टा टी या फिर mc डेल्टा थीटा। आपको कंफ्यूज नहीं होना है, मैं बार बार इसीलिए इसके दोनों ये लिख रही हूँ कि किसी बुक में ये डेल्टा थीटा होता है, किसी बुक में ये एच होता है, कभी कभी यहाँ पे एस भी दे देते हैं, कभी कभी यहाँ पे डेल्टा, इसकी जगह डेल्टा थीटा दे देते हैं। तो ये क्यों है, और सॉरी इस ये थीटा थोड़ा सा इस तरीके से बनता है, थीटा में बाहर से नहीं जाता, थीटा तो आप सभी बनाते होंगे, मैथ्स में बहुत यूज करते हैं। तो आप भी, मैं तो आपको सजेस्ट यही करूंगी कि ये लेके चलो, H इज इक्वल टू mc डेल्टा T, है ना, कंफ्यूजन से दूर रहोगे। फिर यहाँ पे क्या क्या है अपने क्वेश्चन में ही, अगर मैं आपको बोलूं टिक करने के लिए, ये C है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, ये M है 50 kg, है ना, ये M है। अब डेल्टा टी यहां से निकाल सकते हैं हम, डेल्टा टी हम यहां से निकाल सकते हैं, है ना। तो H और डेल Q इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, mc डेल्टा टी, यानी कि 50 इंटू, क्योंकि SI में ही है, 960 इंटू डेल्टा टी कितना है यहाँ पे, डेल्टा टी है यहाँ पे 38 माइनस 18, 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस। अब मैंने आपको कहा था कि आप इसको हमेशा चेंज करोगे इसमें केल्विन में, तो केल्विन में भी डिफरेंस तो कितने का आएगा, 20 डिग्री केल्विन का ही आएगा ना भाई। इसमें भी 273 ऐड करोगे, इसमें भी 273 ऐड करोगे, इसमें से इसको माइनस करोगे। तो जब आपको डिफरेंस करना हो तो आप डिग्री सेल्सियस वाला डिफरेंस ले सकते हो, लेकिन कहीं आपको निकालना हो कि भाई इतना इतना टेम्परेचर है, ये इसका मास है और ये इसका स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी है, तो इतने टेम्परेचर पर इसकी कितनी हीट एनर्जी होगी, तब वहां पे आप अपने टेम्परेचर को केल्विन में करोगे कन्वर्ट, ठीक है। यही छोटा सा यही कंफ्यूजन होता है जिसमें बच्चे हर बार कंफ्यूज हो जाते हैं, ठीक है। तो ये आ गया आपका 5 2 10,000 9 6 0, है ना, जूल। फिर आपको क्या निकालना है, यहाँ पे टाइम निकालना है ना। पावर इज इक्वल टू क्या होता है, पावर इज इक्वल टू होता है डेल क्यू अपॉन डेल टी। ये थोड़ा पहले का आया, इस चैप्टर में तो ये आता नहीं है। पावर क्या होता है ना, पावर होता है रेट ऑफ हीट सप्लाई, है ना, या रेट ऑफ हीट एनर्जी, कितना ज्यादा वो इसमें पावर है, शक्ति है। तो यहाँ पे आपको पावर गिवन है, ये गिवन है, यू कैन फाइंड, ये टाइम है यहाँ पे,
ये क्या है यहाँ पे, टाइम है, टाइम। तो डेल हटा के, अगर डेल से आप इससे कंफ्यूज हो रहे हो, मैं टी लगा देती हूँ यहाँ पे, है ना, क्यू अपॉन टी लिख दूं, क्योंकि कभी आप इसको टेम्परेचर ये डेल टी वाला टेम्परेचर चेंज वाला समझ लो, तो क्यू अपॉन टी ये टाइम वाला है। ये आपका 10th में नहीं आता, 9th में आ जाता है, पावर, वर्क पावर एनर्जी, आपको याद होगा चैप्टर। तो यहां से आ जाएगा आपका T इज इक्वल टू क्यू अपॉन P, एंड Q इज 960.0 अपॉन P इज 500 वॉट। तो ये कितना आ जाएगा आपका, वोट है तो सेकंड में आएगा, किलो वोट होता तो आर में आता। 5 से डिवाइड कर दो, कितना, 5 1 जा 5 के कितने बचेंगे, 4, 5 9 जा 45, 5 2 920 सेकेंड, 20 सेकेंड अपॉन 60 कर दो, यहाँ पे मिनट हो जाएगा। तो 10 से 10, 6 3 जा 6 2 जा 32 मिनट, 32 मिनट। नेक्स्ट, नेक्स्ट क्या है अभी, नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। 0.5 kg of lemon squash at 30 degree, ये 30 है, ये डिग्री है, is placed in a refrigerator which can be remove heat at an average rate of 30 joule per second. How long will it take to cool the lemon squash to 5 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, 30 से कितना करना है, 5 डिग्री पे, तो 25 डिग्री का या 25 केल्विन का चेंज हो जाएगा यहाँ पे। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ स्क्वैश इज 4200 जूल पर केजी पर केल्विन। ठीक है, तो बहुत आसान है, यहाँ पे क्यू कौन सा लगेगा, डेल क्यू या डेल थीटा इज इक्वल टू एम सी डेल्टा, डेल थीटा नहीं, डेल थीटा टेम्परेचर चेंज होता है, डेल क्यू बोलो इसको, है ना। सो डेल क्यू या फिर एच इज इक्वल टू आ जाएगा, एम कितना है 0.5 kg इंटू सी इज 4200 एंड दिस डेल टी इज 25 डिग्री केल्विन। भाई 30 माइनस 5 25, तो निकाल सकते हो आप बहुत आसानी से इसको। यहाँ पे आपको जूल पर सेकंड, ये भी पावर दी हुई है, चलो बाद में 25 is around 25, 12.5 इंटू 4200, 2 0 आ जाएंगे, 125 2 250, तो 0 आगे 25 है ना, 25 125 4 1000, 1000 नहीं 125 4 से कितने हो जाएंगे 400 होंगे, 400 और 425। ठीक है, और कितने प्लेस छोड़ के डेसिमल 425 होंगे, कितने होंगे वो चेक कर लो, 25 4 100, 4 500 होंगे, 525। ठीक है, और यहाँ पे पॉइंट आ जाएगा, तो इतने जूल। अब आप सीधे से निकाल सकते हो, आपको क्या निकालना है, आपको टाइम निकालना है। तो आपको कुछ भी नहीं आता यहाँ पे, है ना, आपको कुछ नहीं पता कि आगे क्या होने वाला है, लेकिन आपको ये पता है कि आपने 30 जूल पर सेकंड को इस्तेमाल नहीं करा। ठीक है, और ये क्या आया मेरे पास, ये आया 500 जूल। तो आप ये तो देख सकते हो कि अगर आप इसको इससे डिवाइड करोगे, जूल से जूल कैंसिल हो जाएगा, सेकंड ऊपर चला जाएगा। ठीक है, तो क्या आपको ये आइडिया नहीं हो रहा कि इससे टाइम निकल जाएगा। एक्चुअली जूल पर सेकंड या वॉट क्या होता है, पावर ही होता है ना। ये दिया हो ना कि एवरेज रेट ऑफ दिस, एवरेज रेट दैट मीन्स रेट ऑफ, अभी लास्ट वाले क्वेश्चन में मैंने बताया था। तो अगर आपको लास्ट क्लास का कुछ भी याद नहीं है, उसकी यूनिट से ही आपको क्लियर हो जाएगा। टाइम इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, डेल क्यू अपॉन टी, यानी कि 52500 बाई 30, 3 1 जा 3, 3 7 जा 21, 3 5 जा
15 जीरो 1750 सेकेंड्स और 1750.60 6 3 18 ज़्यादा हो जाएगा 6 2 12 ठीक है 6 9 54 कितना बचेगा पॉइंट में या फिर आप ऐसे कर सकते हो मिनट और होल में बचेगा आप ऐसे कर सकते हो ना 175 को 6 से आपने डिवाइड किया 6 2 12 कितने बचे 6 9 54 1 है ना 1 मतलब 0 1 तो 1/29 मिनट एंड 1/6 मिनट 1/6 मिनट के 29 मिनट इंटू 1/6 इंटू 60 सेकेंड तो 10 सेकेंड 29 मिनट 10 सेकेंड 10 सेकेंड्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं 45 ग्राम ऑफ वाटर एट 50 डिग्री सेल्सियस इन बीकर इज कूल्ड व्हेन 50 ग्राम ऑफ कॉपर एट 18 डिग्री सेल्सियस इज एडेड टू इट। जब आप इसमें कॉपर डाल दो तब ये ठंडा होता है, ठीक है। क्यों? कॉपर का टेम्परेचर 18 डिग्री है और वाटर का टेम्परेचर आपको कोई मतलब नहीं है क्या डालने से होता है कि ऐसा तो नहीं होता है ना, क्योंकि इसका टेम्परेचर बहुत कम है तो इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, इसको ये टेम्परेचर देगा किसको? कॉपर को। दिस कंटेंट आर स्टिर्ड टू अ फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर इज रीच्ड, कैलकुलेट द फाइनल टेम्परेचर। तो डेल्टा टी, सपोज वो फाइनल टेम्परेचर टी है। चलो सॉल्यूशन शुरू करते हैं। लेट द फाइनल टेम्परेचर इज टी। इज टी। तो एक बात बताओ यहाँ पे, इसका टेम्परेचर चेंज कितना हुआ, इसका टेम्परेचर लॉस कितना हुआ? इसका टेम्परेचर लॉस हो जाएगा 50 ग्राम ऑफ 50 डिग्री था, है ना। 50 ग्राम तो उसका वेट है कॉपर का और 50 ग्राम इसका पानी का ये था, मैं यहाँ पे कर रही थी मैं। चलो ये कितना हो जाएगा? ये जाएगा 50 माइनस टी। वाटर का कितना हो जाएगा? 50 माइनस टी। और इसका कितना हो जाएगा? टी माइनस 18। टी माइनस 18, ठीक है। केल्विन में इतना ही आएगा हमारे पास, है ना। और हमारे पास यहाँ पे जो मास है वो ग्राम में दिए हुए हैं, तो दोनों का ही ग्राम में दिया हुआ है, तो हमको कोई रिक्वायरमेंट नहीं है किलोग्राम में कन्वर्ट करने की, क्योंकि इधर भी mc डेल्टा टी लगेगा, इधर भी mc डेल्टा टी लगेगा। तो अगर आप केजी में करोगे अपॉन थाउजेंड तो कोई इफेक्ट हो रहा है? दोनों तरफ ही तो कर रहे हो। तो अगर यहाँ पे ज्यादा मेहनत ना करने से हमारा काम बन रहा है तो क्यों एक्स्ट्रा एफर्ट डालने यहाँ पे। प्रिंसिपल ऑफ कैलोरीमेट्री क्या कहता है? हीट लॉस इज इक्वल्स टू हीट गेन, ठीक है। अब देख लेना किस किस का, क्योंकि यहाँ पे स्टीरर भी दिया हुआ है, ठीक है ना। बीकर है, अब देख लेते हैं किस तरीके से है। एक बीकर है, बीकर में पानी है जिसका मास है 45 ग्राम। कितना है? 45 ग्राम। अब इसमें आपने ग्राम है भैया, डिग्री सेल्सियस हो गए, और इसका टेम्परेचर है, ये मास है और इसका टेम्परेचर है कितना? 50 डिग्री सेल्सियस। ओके जी। अब ये कूल डाउन होता है इसमें क्या डालने पर? बहुत ज्यादा, इसके मास से तो 5 ग्राम ज्यादा ही है। ये कॉपर डाल दिया आपने, Cu डाल दिया, इसका मास है 50 ग्राम और टेम्परेचर है 18 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। द कंटेंट आर स्टिर्ड, स्टीरर तो नहीं है, स्टिर्ड है, ऐसे घुमा रहे हो। टिल अ फाइनल कांस्टेंट टेम्परेचर is reached, calculate the final temperature, the specific heat capacity of copper and water। ये दिया हुआ है ना। तो कौन सा लगेगा? हीट लॉस किसका हुआ? हीट लॉस ऑफ वाटर इज इक्वल्स टू हीट गेन ऑफ कॉपर, ठीक है। तो मैं दोनों के मास और इधर ही लिख रही हूँ। वाटर के लिए कितना? 45 इंटू टेम्परेचर में चेंज कितना? 50 माइनस टी। एम एंड सी कितना है वाटर के लिए? 4.2 इज इक्वल्स टू क्या हो जाएगा हमारे पास? इज इक्वल्स टू हो जाएगा अगेन mc डेल्टा टी, तो हियर इज 50 इंटू टी माइनस 18 इंटू 0.39। सो कुछ भी आपको करने की जरूरत नहीं है, ये भी 5 से 9 जा 5 से 10 जा,
तो ये हो गया 4.2 50 माइनस टी इज इक्वल्स टू 3.9 टी माइनस 18। भाई 10 से मल्टीप्लाई होगी 3.9 हो जाएगा। अब इससे क्या हो गया, पॉइंट गया और ये कैंसिल हो रहा है क्या, 3 से हो रहा है ये 14 जा और 3 से हो रहा है 13 जा, है ना। तो हो जाएगा 14 5 जा 70 होता है, 700 माइनस 14 टी इज इक्वल्स टू 13 टी माइनस 5 18 1 से 18 एंड 5 कितने 23। ओके अब इसको इधर ले आओ, इसको इधर ले आओ, कितना हो जाएगा 934 इज इक्वल्स टू 27 टी इम्प्लाइज टी इज इक्वल्स टू 934 अपॉन 27। ये कैंसिल भी हो रहा है पूरा पूरा, कैलकुलेशन में कहीं वो तो नहीं हो गया। 50 माइनस टी 5 से 9 सा 5 से 10 सा फिर अच्छा जी 9 छूट गया। हाँ वही मुझे लग रहा था कि कुछ तो गड़बड़ है। 9 छूट गया हमारा, है ना। 9 इंटू 4.2 तो हमने खाली 9 इधर लिख देता है इंटू 9। भाई ये वाला 9 तो था ना, इस 10 की तो मल्टीप्लाई इधर मैंने कर ली थी, बट ये 9 की मल्टीप्लाई 4.2 में नहीं करी, है ना। तो 4.2 इंटू 50 माइनस टी इंटू 9 इज इक्वल्स टू 3.9 इंटू टी माइनस 18। अब ये 3 1 जा 3 3 जा पॉइंट से पॉइंट तो कैंसिल हो गया था, और 3 1 जा 3 4 जा 12। फिर भाई थोड़ा सा यहाँ पे इंटू 9 माइनस 14 इंटू 9 49 से कितना होता है 126, और ये हो जाएगा मेरे पास कैलकुलेशन कर लेना भाई अपने अकॉर्डिंग, कैलकुलेशन सबको आती है करनी। और ये हो जाएगा 6 and 3 9 139, है ना। ठीक है ये हो जाएगा, यहाँ पे रेस कर देते हैं इधर से, तो यहाँ जाएगा मेरे पास 6534 अपॉन 139। आंसर आ जाएगा आपका 47 डिग्री सेल्सियस। ठीक है भाई, नेक्स्ट कर लो। द टेम्परेचर ऑफ 600 of cold water rises by 15 degree Celsius when 300 degree of hot water at 50 degree Celsius added to it. What was the initial temperature of the cold water? ये आप करोगे अपने आप, मैं सिर्फ आपको इसे डिस्क्राइब कर दूंगी कि आपको क्या करना है, कैलकुलेशन आप खुद कर लेना इसकी। ठीक है, तो टेम्परेचर किसका है, कोल्ड वाटर का है, राइज कर रहे हो। अब यहाँ पे है हमारे पास एक बीकर है, ठीक है। अब इसमें कितना पानी है हमारे पास 600 ग्राम, और इसका टेम्परेचर कितना है, इसका टेम्परेचर है नहीं पता, इनिशियल टेम्परेचर। तो इसको क्या मान लिया हमने, टी मान लिया। इनिशियल टेम्परेचर कितना है, टीआई हमें चेक करना था, तो टीआई को हमने टी मान लिया। ऑफ कोल्ड वाटर राइजेस बाय 15 डिग्री, तो फाइनल टेम्परेचर इसका क्या हो गया, टेम्परेचर चेंज कितना हुआ इसमें 15 डिग्री सेल्सियस व्हेन 300 ग्राम ऑफ, तो इसमें जो मास आप डाल रहे हो m इज इक्वल टू कितना है 300 ग्राम है, पानी ही आप इसमें पोर कर रहे हो, और इसका टेम्परेचर कितना है 50 डिग्री सेल्सियस है ना, 50 डिग्री सेल्सियस है। व्हाट वाज द इनिशियल टेम्परेचर ऑफ द कोल्ड वाटर। तो सपोज अब कोल्ड वाटर का फाइनल टेम्परेचर तो हमें पता है, ठीक है। कोल्ड वाटर का फाइनल टेम्परेचर तो कितना हो गया T + 15 डिग्री हो गया, और क्या हमें हॉट वाटर का पता है, हॉट वाटर का हमें पता नहीं है कितना टेम्परेचर चेंज हुआ, है ना। सिर्फ ये पता है कि इसका इनिशियल टेम्परेचर कितना था, इसका था आपका 15 डिग्री, है ना। तो यहाँ पे आपको दो चीजों के टेम्परेचर मानने पड़ेंगे, एक तो इनिशियल टेम्परेचर
है ना, और एक आपको फाइनल टेम्परेचर। इनिशियल टेम्परेचर किसका, इनिशियल टेम्परेचर कोल्ड वाटर का। लेट, क्योंकि वो फ्रीज तो नहीं है एकदम पानी, इनिशियल मेल्ट तो नहीं हुआ ना आइस क्यूब से, तो हमें नहीं पता कि वो 0 डिग्री है कि उससे। इनिशियल टेम्परेचर ऑफ वाटर ऑफ कोल्ड वाटर, तो इसको थोड़ा सा आप डिफरेंस कर दो कोल्ड वाटर हॉट वाटर से। कोल्ड वाटर इज इक्वल टू कितना है, कोल्ड वाटर का आपने माना कितना है, हमारे पास T है ना। एंड फाइनल टेम्परेचर ऑफ मिक्सचर कितना है उसका, T2 है सपोज, T2। तो हियर क्या दे रखा है हमको कि 15 डिग्री बढ़ गया, 15 डिग्री बढ़ गया, तो फाइनल को T माने और इसको T2 माने और इसका T1 माने, ऐसा नहीं होना चाहिए। चलो ऐसे कर लो, फाइनल का भी फाइनल का ही मानते हैं ना वैसे तो, फाइनल को T माने और इनिशियल को T2 माने, है ना, T, और ये आपका T1 है, ये आपका T1 है। तो ये कितना हो जाएगा आपका, T माइनस T2 इज इक्वल टू कितना डिग्री बोला उन्होंने, कितना डिग्री बढ़ गया, 15 डिग्री। तो 15 डिग्री केल्विन बोलो या 15 डिग्री सेल्सियस बोलो, क्योंकि डिफरेंस हो गए तो कोई इफेक्ट नहीं आता, चेंज जो होता है वो सेम ही रहता है, 15 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, अब T1 कितना है, 50 डिग्री सेल्सियस, किसका, हमारे हॉट वाटर का। तो इसका फाइनल टेम्परेचर कितना हो जाएगा, इसका फाइनल हो जाएगा मेरे पास, भाई इसका तो कम हुआ ना, इसका हो जाएगा 50 माइनस टी, 50 माइनस टी, है ना। तो MC डेल्टा टी या M1C1 डेल्टा टी इज इक्वल्स टू M2C2। सी तो यहाँ पे सेम ही रहने वाला है क्योंकि पानी है ना, सी तो यहाँ पे सेम रहने वाला अगर इन्होंने अलग है तो सी चाहो तो यहाँ पे क्योंकि पानी है, पानी के लिए 4.2 4.2, मैं चाहूँ तो बाद में इसको हटा सकते हूँ, C1 C2 डेल्टा टी, तो ये हो जाएगा आपके पास डेल्टा T2 डेल्टा T1। M1 कितना है कोल्ड वाटर के लिए और हॉट वाटर के लिए, T1 हमने माना है हॉट वाटर के लिए, तो M1 भी फिर इसी का लोगे 300 इंटू C1 जो कि 4.2 होता है, डेल T1 ये हुआ आपका 50 माइनस टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा, M2 हमने ठंडे पानी के लिए माना, टेम्परेचर मैंने ठंडे पानी का T2 माना है, तो ये हो जाएगा M2 भी फिर मैं सी का ही मानूंगी, सफिक्स सेम रहे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, T माइनस T2 यानी कि 15 ही लिख दो डायरेक्ट, कितना हो जाएगा 15 डिग्री सेल्सियस इंटू 4.2, कैंसिल हो गया, आगे कर सकते हो भाई या नहीं, 3 2 6, तो 50 माइनस टी इज इक्वल टू 15 2 30, टी इधर टी की वैल्यू आ गई 20 डिग्री सेल्सियस या डिग्री केल्विन, केल्विन नहीं होगा यहाँ पर, डिग्री सेल्सियस, केल्विन होगा तो फिर कन्वर्ट करना पड़ेगा इसको 273 ऐड करना पड़ेगा, क्योंकि यहाँ ये टेम्परेचर चेंज नहीं है, यहाँ तो ये इनिशियल टेम्परेचर है, ठीक है। तो यहाँ पे डिग्री सेल्सियस, अ मोल्टन मेटल ऑफ मास, ये हमारे लेटेंट हीट के आगे अब शायद देख लेते हैं, मोल्टन मेटल ऑफ मास 150 ग्राम इज केप्ट एट इट्स मेल्टिंग पॉइंट, नहीं वही है 800 डिग्री सेल्सियस व्हेन इट इज अलाउड टू फ्रीज एट द सेम टेम्परेचर, it gives out 75,000 जूल ऑफ हीट एनर्जी। फर्स्ट निकालना है लेटेंट हीट आ गया आपका, व्हाट इज द स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ द मेटल, तो जहाँ पे स्पेसिफिक आ गया दैट मीन्स सेम जैसे वहाँ पे H/m करते थे, यहाँ पे
H अपॉन M ही करोगे, उसको L कह देंगे, है ना। H अपॉन या Q अपॉन, आपकी चॉइस है, आप क्या करने वाले हो। तो मास कितना है, 150 ग्राम है। क्यू कितना है भाई, ये रहा क्यू आपका 75,000 जूल। तो सीधा सीधा पहले एल निकाल लो, क्या हो जाएगा, क्यू अपॉन एम। तो 150 से निकालो 75,000 अपॉन 150, 6 है ना, 15 500 जूल पर ग्राम। देन ये तो निकल गया आपका लेटेंट हीट, यहां तक का क्वेश्चन हो गया, है ना। अब निकालने आपको क्या, व्हाट इज द, ये स्पेसिफिक लेटेंट हीट ऑफ मटेरियल निकल गई, है ना, मेटल निकल गई। अब आपको निकालना है स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी ऑफ मेटल इज 200, इस बार हमको दे रखा है ना। इफ स्पेसिफिक हीट ऑफ material is 200 joule per kg per Kelvin, how much additional heat energy will the metal give out in cooling to -50 डिग्री सेल्सियस। तो इस बार क्या हो जाएगा भाई, इस बार हमारे पास क्या है, उसकी स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी अलग हो गई। तो स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी का आपको दे रखा है, मास भी दे रखा है, यू कैन फाइंड क्यू, है ना, यू कैन फाइंड क्यू। तो यहाँ पे कितना हो जाएगा, चेंज इन टेम्परेचर, हाउ मच एडिशनल हीट विल द मेटल इन गिविंग, हाँ ठीक है। अब यहाँ पे ये बताओ चेंज इन टेम्परेचर कितना हुआ, आपको कूल कहाँ तक करना है, टेम्परेचर चेंज इन कूलिंग डाउन द मेटल। भाई 800 से देखो कितना गर्म है, 800 से आपको -50 पे लेके आना है, तो बहुत कम करना पड़ेगा आपको टेम्परेचर। कितना कम करना पड़ेगा, 850, है ना। कितने का टेम्परेचर चेंज देना पड़ेगा, 850 का। बेसिकली दिस इज डेल्टा टी। तो क्यू निकाल दो भाई, क्यू कितना हो जाएगा, डेल क्यू एम सी डेल्टा थीटा, निकाल लोगे या डेल्टा टी। एम कितना है, अब यहाँ पे डिग्री, अब देखना पड़ेगा कौन सा इसमें है, ये जूल में है, पर केजी पर केल्विन। तो अभी यहाँ पे ग्राम में नहीं रख सकते, क्योंकि यहाँ पे अब आपको निकालना है हीट लॉस इज इक्वल टू हीट गेन, नहीं है, उसी मेटल का निकालना है। तो ये भी केजी में होना चाहिए, ये भी एसआई यूनिट में है, दे रखा है ना, 200 के एसआई यूनिट है, तो दिस शुड बी इन एसआई यूनिट। अब 150 अपॉन 1000 किलोग्राम इंटू 200, ये एंड डेल्टा टी इज 850। आप बोलोगे केल्विन, केल्विन ही है, केल्विन में चेंज करोगे तो इतना ही आएगा, है ना। तो कितना आ जाएगा आपका, 1 2 3 1 2 3 300 इंटू 85, 035 15 3 8 25, ठीक है, 25,500 जूल। दिस इज योर आंसर। फटाफट देख लो कितने क्वेश्चन है, बस भाई 2 क्वेश्चन और है, फटाफट देख लो जरा। अ रेफ्रिजरेटर कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है, यहाँ पे भी देख लेंगे भाई, जब रिक्वायरमेंट होगी तभी हम चेंज करेंगे अपने इसको एसआई यूनिट में। एट 20 डिग्री सेल्सियस टू आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। पानी का जो वेट है वो कितना है, 100 ग्राम है, एम 100 ग्राम है, और उसको जब आपने रखा तो जैसे नॉर्मली सर्दियों में टेम्परेचर रहता है 20 डिग्री का टेम्परेचर है, आपको उसको आइस बनाना है -10 डिग्री का, ठीक है। कितने टाइम में कन्वर्ट कर रहे हैं, 73.5 मिनट में। सपोज आप आइसक्रीम जमा रहे हो, कैलकुलेट द एवरेज रेट ऑफ हीट एक्सट्रैक्शन इन वॉट। तो हीट लॉस ही तो करेगा, हीट लॉस को हीट एक्सट्रैक्शन कहा है वॉट में, यानी कि जो भी डब्ल्यू, जो भी आपका डेल थीटा आएगा ना, या एच आएगा, लास्ट में जाके उसको क्या कर दोगे, लास्ट में जाके एच अपॉन टी। टी यहाँ पे कौन से वाला टी, टाइम वाला टी, नॉट द टेम्परेचर डिफरेंस वाला टी, है ना। ये वाला टेम्परेचर डिफरेंस वो अलग होता है, ये टाइम होता है। ये कौन सा उसका लग रहा है, लास्ट वाले चैप्टर, लास्ट वाली क्लास का मैं बार बार बोल रही हूँ आपको, है ना। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, निकालो भाई,
कितना हो जाएगा अमाउंट ऑफ हीट रिलीज्ड व्हेन 100 ग्राम ऑफ वाटर। पहले तो वो 0 डिग्री पे होएगा, है ना, वहां तक तो कौन सा फॉर्मूला लगेगा, mc डेल्टा टी वाला। और फिर 0 डिग्री के बाद में 10 डिग्री तक जो लगेगा वहां पे कौन सा लगेगा, m इंटू एल वाला। अब यहाँ पे बच्चे नहीं करते इसको, बस mc डेल्टा टी लगा देते हैं। भाई यहाँ पे दो स्टेट चेंज हो रही हैं, एक तो फ्रीज हो रहा है, एक तो लिक्विड, एक तो हो रहा है लिक्विड से सॉलिड, और फिर सॉलिड से और भी ज्यादा सॉलिड का ही टेम्परेचर लॉस हो रहा है ना। सॉलिड टू सॉलिड ही 0 डिग्री से ये -10 डिग्री पे जा रहा है, तो यहाँ पे ml लगेगा फॉर्मूला, और यहाँ पे mc डेल्टा टी लगेगा फॉर्मूला। तो ये बात ध्यान रखो। तो यहाँ पे मैं लिखूंगी हीट रिलीज्ड ऑफ कितने मास का, 100 ग्राम ऑफ वाटर। इसको इरेज कर दो, इसकी रिक्वायरमेंट तो है नहीं, समझाने के लिए लिखा था, ठीक है। ऑफ 100 ग्राम ऑफ वाटर कूल्स फ्रॉम 20 डिग्री टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना, फ्रीज होने से जस्ट पहले। कितना हो जाएगा, एम सी डेल्टा टी। तो डेल्टा टी बच्चों यहाँ पे 20 है, एम इज 100, है ना, इनटू, अब वैसे तो यहाँ पे क्योंकि सारे फिर आगे मास मेरे को ग्राम में ही लेने हैं तो कोई इफेक्ट तो होगा नहीं, है ना, नहीं तो हम इसको 1000 से डिवाइड कर लेते हैं। सी कितना है, सी होता है 4.2, है ना, क्योंकि मैंने यहाँ पे ग्राम में लिया तो ये भी फिर ग्राम वाला ही चाहिए मेरे को, सीजीएस ही चाहिए। एसआई में कितना होता है, एसआई में होता है 4200, वो जूल किलोग्राम होता है, पर किलोग्राम पर केल्विन, ठीक है, किलो जूल पर किलोग्राम, यहाँ पे किलो जूल हो जाता है। तो 4.2 इंटू डेल्टा टी इज 20, तो ये हो जाएगा मेरे पास 42, 8400 जूल। फिर हीट रिलीज्ड, क्योंकि देगा तो ना, दे ही रहा है ना अपने सराउंडिंग का, व्हेन 100 ग्राम ऑफ आइस फ्रीज वाटर, है ना, ऑफ 0 डिग्री सेल्सियस कन्वर्ट इनटू आइस एट 0 डिग्री। जब तक वो पूरी स्टेट चेंज होती है, आपको पता है कोई वो नहीं होता, टेम्परेचर चेंज नहीं होता, तो ml यूज होता है। m इज 100, l दिया होगा 334 होता है, 336 लिया, 336 लिया, तो 334 या 336 ही था हमने किया था जूल, है ना। अब वो 0 डिग्री से फिर अमाउंट ऑफ -10 भी तो करोगे, हीट रिलीज ही करेगा क्योंकि टेम्परेचर लॉस करके ही तो कर रहा है ना वो, रिलीज्ड या व्हेन आइस लूजेस या कूल्स, आइस और ठंडा हो रहा है, कूल्स फ्रॉम 0 डिग्री सेल्सियस टू -10 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे mc डेल्टा टी, अगेन जहां पे टेम्परेचर चेंज होता है वहां पे mc डेल्टा 100 इंटू सी। आइस के लिए कितना होता है, आइस के लिए कितना होता है भाई, देखना पड़ेगा, आइस के लिए सी हमारा नहीं था, एल देखा था हमने, तो दिया होगा इन्होंने कितना 2.1, तो एम सी इज 2.1 इंटू 10 डिग्री, ओके जी, एंड दिस इज इक्वल टू 2100 जूल। तो आप देख रहे हो 3 एनर्जी आ गई सिंपल, और मैंने क्या कहा था, फिर तो इसको सिंपल आपको क्या करना है, टाइम से डिवाइड करना है, दैट्स हाउ यू कैन गेट जो आपका आंसर है, पावर जो भी आपको निकालना है। रेफ्रिजरेटर तक हीट कन्वर्ट्स इतना लेटेंट हीट एंड द स्पेसिफिक हीट एक्सट्रैक्शन इन व्हाट दैट मीन्स यू हैव टू फाइंड पावर। सो टोटल हीट कितनी आ जाएगी, यहीं से कर लेती हूँ मैं ऐड, ये और ये, तो इनके ट्रिपल्स को कर लो, 0 0 0 एंड 7 एंड 4 11 कैरी किया, 1 3 3 6 एंड 8 14 कैरी किया, 1 एंड 4 जूल।
टाइम कितना है यहीं पे लिख लेते हैं, साइड में जगह तो है नहीं भाई। टाइम है 73.5 मिनट, इंटू 60 कर दोगे तो सेकंड हो जाएगा। 73.5 इंटू 60, दैट मीन्स कितना सेकंड भाई, ये हो जाएगा लगभग 30 पॉइंट लूंगे, 30 18 1, ठीक है 441 ही आ गया। तो पावर कितनी हो गई, पावर हो गई Q अपॉन T, तो Q इज 44100 अपॉन 4410, दैट मीन्स 10 वॉट। ठीक है जी। द लास्ट क्वेश्चन इज कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड। ठीक है, हमें यहाँ पे क्या निकालना है, थीटा या डब्ल्यू या एच जो आप कहो उसको, है ना। थीटा, डब्ल्यू तो नहीं कहते सॉरी, थीटा या फिर होता तो है डब्ल्यू बट यहाँ पे इस्तेमाल नहीं करते क्योंकि एनर्जी तो होता है, एंड एच, या तो हम डेल क्यू या फिर हम एच कर। कैलकुलेट द टोटल अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट 100 ग्राम ऑफ आइस एट -10 डिग्री सेल्सियस कंप्लीटली इनटू वाटर। सो -10 टू 0 में आप mc डेल्टा टी लगाओगे, देन 0 से 0 डिग्री उसमें जब वाटर में कन्वर्ट होगा ml लगाओगे, है ना। क्वेश्चन पढ़ने से आपको समझ आ जाता है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी इतनी इतनी दे दी आपको, है ना। फ्यूजन की क्यों जरूरत है, क्योंकि यहाँ पे आप 2 बार निकालोगे। तो सॉल्यूशन में क्या कहोगे, हीट एनर्जी गेन्ड या वहां पे रिलीज था, यहाँ पे गेन करेगा भैया, यहाँ पे लॉस थोड़ी ना होएगा। यहाँ पे तो -10 का पहले था, -10 से 0 होगा तो कुछ गेन करेगा ना, तभी तो उसका टेम्परेचर बढ़ के वो पानी में बदलेगा। फिर पहले तो 0 डिग्री के आइस में ही बदलेगा, है ना। हीट एनर्जी गेन्ड बाय 100 ग्राम आइस ऑफ -10 डिग्री सेल्सियस टू 0 डिग्री सेल्सियस, है ना। वो आइस -10 से 0, उसमें कितना हो जाएगा mc डेल्टा टी, c होगा आइस का 100, c आइस का कितना दिया है 2.1, एंड डेल टी कितना हो जाएगा 10 ही हो जाएगा, तो ये 2100 पहले की तरह। एंड हीट एनर्जी यहाँ पे क्या गेन्ड ही होगा भैया, क्योंकि यहाँ पे सॉलिड से लिक्विड में हो रहा है, बाय 100 ग्राम आईसी, अगेन इट इज आइस ऑफ, लेकिन 0 डिग्री सेल्सियस का टू 0 डिग्री वाटर, अभी वाटर में कन्वर्ट हो गया, कितना हो जाएगा ml, m इज 100 एंड l इज 336, सो 33,600 जूल। अब वहां से फिर पानी बनना था, पानी का टेम्परेचर तो चेंज नहीं हो रहा है ना, यहाँ पे नहीं हो रहा है, ठीक है। तो टोटल हीट कितनी आ गई, टोटल Q आ गया आपके पास, दोनों को ऐड कर दो, यहाँ पे जाएगा 2100, ये जाएगा 35700, 35700। अरे कुछ और भी है क्या क्वेश्चन में, 100 डिग्री सेल्सियस भी तो दिख रहा है मुझे, ठीक है भाई, तीसरी बार और निकलेगा। ये पानी को भी अभी आप उबाल रहे हो टोटल बाद में निकलेगा अभी, तो इसमें भी 3 है। तो हीट एनर्जी सेम पहले की तरह है, गेन बाय 0 डिग्री सेल्सियस वाटर टू 100 डिग्री सेल्सियस वाटर ऑफ मास, कितने का 100 ग्राम वाले, सेम मास है, तो कितना हो जाएगा mc डेल्टा टी, तो 100 इंटू सी इज 4.2 इंटू टेम्परेचर डिफरेंस 0 से 100 डिग्री के टेम्परेचर पर डिफरेंस कितना हो जाएगा, सेम हो जाएगा, तो ये हो जाएगा आपके पास 42,000 जूल। टोटल क्यों, तीनों को ऐड कर दो, टोटल क्यों आपके पास आ जाएगा, ये और ये, तो ये था 35700, इसको ऐड करोगे तो 700, 77700,
77700 जूल, या फिर अगर 77.7 किलो जूल, मर्जी है आपकी, 77 पॉइंट और 7.77 इंटू 10⁴ जूल, जो भी तुम्हारा आंसर है उसमें आप चेक कर लेना। ठीक है भाई, सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप कि अभी आपको इस चैप्टर में कोई डाउट नहीं होगा, और अगर आपको कोई दूसरा चैप्टर समझना है मुझसे तो प्लीज़ राइट इन कमेंट बॉक्स। और बहुत ज़्यादा मेहनत लगती है एक वीडियो को बनाने में, तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो अपने फ्रेंड्स में, सबके लिए हेल्पफुल होगा। अभी आपके बोर्ड्स आने वाले हैं। ओके, सो डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माय चैनल, शेयर माय चैनल एंड प्रेस द लाइक बटन, क्योंकि जब आप एक लाइक दबाते हो ना तो हमें भी थोड़ा सा लगता है कि हमारी मेहनत अच्छे से आप लोगों के पास पहुंच रही है। सो थैंक यू सो मच, बाकी हम कल करेंगे। दिस ऑल फॉर टुडे।